देखिए, सबसे पहले तो ये बिल और एक्ट नहीं, ये रेगुलेशंस है, एक सुझाव हैं, रेगुलेशंस हैं, और इसको भारतीय राजाज्ञा में शामिल करके इसे एक बाध्यकारी रूप दे दिया गया है। और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हायर एजुकेशन सेंटरों में जो विश्वविद्यालय हैं या डिग्री कॉलेजेस या आपके यूनिवर्सिटीज़ या इस इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जितने भी हायर एजुकेशन सेंटर हैं, उनके लिए एक नियम ये बनाया कि जो वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लड़के पढ़ते हैं, जो वहाँ अब तो उन्होंने इसमें बैकवर्ड्स को भी, ओबीसी को भी ले लिया है, लेकिन पहले ओबीसी नहीं थे इसमें। तो उस परिसर के भीतर उन लड़कों के साथ उनके जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न न हो, इसको देखते हुए ये एक रेगुलेशंस को संस्कृति मिली है। और इसमें कुछ प्रावधान ये पहले 2012 से ये लागू था आपके, और उस समय इसमें कुछ सुझाव के ऊपर ही था, वो बाध्यकारी नहीं था। उसमें भी उत्पीड़न की परिभाषा दी गई थी, लेकिन धर्म, जाति, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर ये भेदभाव की बात कही गई थी, लेकिन सुझाव था। और उसमें एक बात और भी थी कि अगर शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इधर जब ये नया बिल रेगुलेशंस आए हैं तो उसमें ये धारा हटा दी गई, ये मानते हुए कि एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का लड़का अगर सजा का डर होगा तो वो डर के मारे शिकायत भी नहीं करेगा। तो उसको बल देने के लिए एक ये धारा हटा दी गई, लेकिन और उसके साथ ओबीसी को इसमें शामिल कर दिया गया। सवर्ण कास्ट को इसे लेकर इस बात की अब आशंका हो गई कि अब तो कोई भी हमारे पास अपील की स्थिति नहीं है। 24/7 मतलब आप हर समय विश्वविद्यालय में उनके ऊपर कभी भी कोई भी आरोप लगेगा तो उनको इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा और सजा का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर काफ़ी बवाल चल रहा था, और खासतौर से सवर्ण छात्रों में काफ़ी विवाद था। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये था कि केवल शब्द जो आ रहा था कि केवल SC, ST और ओबीसी के लिए है ये, तो ये जो केवल शब्द आ रहा था इसको लेकर भ्रांति आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा, सुना, और उसने सबसे पहला ही अपना ये कहा कि ये अस्पष्ट है, इसके प्रोविजंस अस्पष्ट हैं, और इसके प्रोविजंस देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी एक वर्ग के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई हो सकती है। उसने ये भी कहा कि क्या हम 75 वर्ष में कोई संवैधानिक दूरी नहीं पूरा कर पाए। मतलब उसका ये था कि 75 वर्षों में हमने संविधान के जरिए जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज को बल देने का एक प्रयास किया, क्या हम उसमें जरा भी सफल नहीं हो पाए। साथ ही उसने ये भी पूछा कि क्या हम वापस जा रहे हैं 75 वर्ष आगे बढ़ने के बाद, क्या फिर हम वापस जा रहे हैं, वही जातीय आधार पर भेदभाव की स्थिति कर रहे हैं। और बड़े हायर इंस्टीट्यूशंस में एक बात और होती है, रैंकिंग की एक समस्या आती है। अब अगर इसमें से रैंकिंग का प्रावधान हटा दिया गया, अब अगर मान लीजिए किसी आरोप में, आपत्ति में भी बात उठाई गई थी कि किसी अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ने किसी सवर्ण जात के लड़के की रैंकिंग की और उसने प्रतिरोध किया तो तुरंत उसके ऊपर इस रेगुलेशंस के आधार पर मुकदमा किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी आ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि किसी भी रेगुलेशन की भाषा और भाव पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। ये कतई न रहे कि उसकी अस्पष्टता का लाभ दूसरों को मिल जाए। और चिंता ये थी कि
एक अमेरिका में एक नस्ली आधार पर विश्वविद्यालयों को बांटने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि वहाँ नस्लवाद ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी मानी कि क्या हमें अमेरिकन पैटर्न के नस्लीय विद्यालयों से अपने समाज को बचाना होगा। और फिर जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 2012 के रेगुलेशंस में जब भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट थी, तो इसमें जातीय आधार पर भेदभाव को क्यों शामिल किया गया। तो ये सारी चीजें जो चल रही थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च का एक, मेरी बात पूरी हो जाने दें, 19 मार्च का एक डेडलाइन दिया कि और नोटिस जारी किया कि आप मतलब यूजीसी और केंद्र सरकार इस पर अपना जवाब दाखिल करें, और तब तक इस पर अमल को रोक दिया गया। जी।